हेलो बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हम वही पढ़ रहे हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पिछली 2 वीडियो से। तीसरी वीडियो में है तीसरा लॉ पॉलीगन लॉ। क्या है पॉलीगन लॉ? यहाँ हम पॉलीगन लॉ को पढ़ेंगे और कुछ वेक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे, और यहाँ कुछ उसके केस जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री पर क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो देखते रहें जाखड़ फिजिक्स पर। इजी, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। तीसरा है लॉ ऑफ पॉलीगन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, सिंपल है। मैंने कहा था मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, 2 से ज़्यादा वेक्टर होंगे तो उनको ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? पॉलीगन वेक्टर का यूज किया जाएगा। किसका किया जाएगा? पॉलीगन लॉ का। तो देखिए स्टेटमेंट क्या होगा इसका? स्टेटमेंट है इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, देखो इफ सम मतलब 2 से ज़्यादा होंगे। कितने? 2 से ज़्यादा होंगे, और किससे? आर रिप्रेजेंटेड किया जाएंगे बाई साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, बाई साइड्स ऑफ आ पॉलीगन। पॉलीगन की साइडों के द्वारा क्या किए जाएंगे? रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और इन सेम ऑर्डर, और एक ही ऑर्डर में, इन सेम ऑर्डर। देन रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाई द क्लोजिंग साइड, the closing side of this polygon। इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड के द्वारा क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा इन अपोजिट ऑर्डर, इन अपोजिट ऑर्डर। आया कुछ समझ में? मैंने कहा कि इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ polygon in same order, then resultant vector is given by the closing side of a polygon in opposite order। अब देखेंगे कैसे। मैं कहूँ माना कि 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐसे 1 2 3 4 5 हो गए, और ये हो गया पॉलीगन। तो जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर, तो ये होगा आर वेक्टर। ये तो सारे देखो एक ही ऑर्डर में हो गए, और ये होगा अपोजिट क्लोजिंग साइड। तो ये क्या होगा? अपना पॉलीगन लॉ होगा। क्या होगा? पॉलीगन लॉ होगा। अब बात ये है कि जैसे रिजल्टेंट वेक्टर को निकाला कैसे जाएगा। क्वेश्चन क्या है? यहाँ आर वेक्टर है, क्या लिखा जाएगा? सबका सम, ओके ऐसे। अब बात यह है कि डायरेक्ट हम एक साथ इतने सारे वेक्टर तो ऐड कर नहीं सकते, माना कि रिजल्टेंट ये है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है रिजल्टेंट वेक्टर की। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले स्टेटमेंट नोट करिए। स्टेटमेंट नोट करने के बाद देखते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। ये रख कर दूँ, ये छाप लिया होगा। चलो इस डायग्राम को यहीं बने रहने दो, बनाने। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने 2 वेक्टरों को ऐड करना सीखा है। कितने वेक्टरों को? 2 वेक्टरों को ऐड करना सीखा है। तो 2 वेक्टर कैसे? मैं कहूँ ए वेक्टर बी वेक्टर सेलेक्ट कर लो, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये हो गया, माना कि इसको R1 वेक्टर नाम दे। क्या दे दो? R1 वेक्टर। और हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, इसको नाम दे एक्स वाई जेड डब्ल्यू एस टी। डन। तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड से क्या होगा हम देखेंगे। R1 वेक्टर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। इसमें लग गया ट्रायंगल लो, ये दोनों वेक्टरों का सम इसके इक्वल होगा। अब मैं कहूँगा, अब मैंने इन दोनों वेक्टरों को ऐड कर लिया तो ये दोनों खत्म। अब बच R1 वेक्टर और सी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 8। क्योंकि अब देखा जाए तो ऐसे ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? खत्म, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये। तो अब कौन से वेक्टर बच गए?
बचे कि नहीं बचे? तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, चलो दोबारा बना देते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा इन ट्रायंगल XZW, तो R2 वेक्टर क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो R2 वेक्टर क्या हो जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। आ गया भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर को C वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे तो तीनों का सम होगा और ये एक वेक्टर होगा। अब देखो, ये खत्म, ये खत्म, अब बचा ये वाला, तो ये हो गया R3। हुआ कि नहीं होगा? तो मैं कहूँ ऐसे, ये हो गए सारे खत्म, क्योंकि इनको क्या कर चुके हैं? क्या कर चुके हैं? अब R2 वेक्टर D वेक्टर ये दोनों एक ऑर्डर में हो गए और R3 हो गया अपोजिट ऑर्डर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या होगा? अब R3 निकालेंगे, तो R3 इन ट्रायंगल XWS R3 वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर। R2 वेक्टर कितना है? कितना है? ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो R3 वेक्टर कितना हो जाएगा? A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर और D वेक्टर। हो गया। अब मैं अगेन कहूँगा ये वाला खत्म और अब बच गया R वेक्टर। तो अब लास्ट अपना ट्रायंगल XST और ये तीसरी इक्वेशन। तो इसमें क्या है? R वेक्टर किसको इक्वल होगा? R3 वेक्टर प्लस A वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? होगा। डन। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसमें वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो वैल्यू रखेंगे। R वेक्टर क्या हो जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर। ये हो गया अपना क्या? R वेक्टर। तो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, निकलेगा। दो दो को जोड़े में क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे, ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, जो भी अप्लाई हो रहा है उससे, और फाइनल क्या निकल के आ जाएगा? रिजल्टेंट। क्या निकल के आ जाएगा? रिजल्ट। तो आपने एक तरीके से देखा, हमने अप्लाई तो वही किए, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ, लेकिन क्या हुआ यहाँ सब एक दो, कैसे कि दो से ज़्यादा वेक्टर थे, मोर देन 2 वेक्टर्स, तो हमने देखा हम दो को क्या करते गए? दो को एक साथ ऐड करते गए, ठीक है। तो ये है आपका पॉलीगन लॉ। तो अब मैं कहूँगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो क्या हो गया आपके यहाँ? खत्म। अब इन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हो सकते हैं, द हकर पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर एडिशन। अब है क्या? द हकर पॉइंट्स ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो बात यह है, ये धाकड़ पॉइंट्स क्या है? तो पहला पॉइंट ये है कि वेक्टर जो लॉ है, क्या है? वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोल सकता हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो। तो मैं कहूँगा पहला है वेक्टर लॉ या वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन follows commutative law। इस लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। अब देखेंगे कैसे, ठीक है। ये प्रूव करें, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इक्वल बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आप ऐसे पाओगे। कैसे पाओगे? इस तरीके। अब जब आप इस तरीके से पा रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों, ये चीज़ प्रूफ भी होनी चाहिए। तो देखो मैं कहूँगा ये दो वेक्टर हैं, मैंने इसको इसके पैरेलल शिफ्ट किया, दिया, ये हो गया ए वेक्टर। तो ये भी ए वेक्टर और ये भी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर, इनका ये थीटा होगा और ये हो गया
रिजल्टेंट वेक्टर। हो गया। तो इसको मैं ऐसे दो पार्टों में डिवाइड कर सकता हूँ, दो ट्रायंगल बन सकते हैं ऐसे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो देखो नीचे वाला ऐसे बन रहा है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और आर। और ऊपर वाला कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये बी वेक्टर और ए। डन। तो दोनों में कहूँगा बाई ट्रायंगल लो। तो ट्रायंगल लो से क्या होगा, आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल। डन। क्योंकि दोनों का आर तो सेम ही रहेगा ना, और इसमें वही सेम बाई ट्रायंगल लो। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर प्लस ए। हो गया कंप्लीट। देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर प्लस ए। अब तो देखिए, ठीक है, ये अपना पहला। दूसरा है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो। अब ये क्या होगा, हालांकि इसमें सर आप थ्योरी करा रहे, क्वेश्चन तो एक भी आया नहीं बेटा, इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। बस एक बार कहते हैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो बता दिए जाएँ, तब अप्लाई किए जाएंगे तो क्या नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है। तो मैं कहूँगा, मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मैं इसे क्या कर सकता हूँ, एसोसिएटिव लॉ। इन दोनों को पहले ऐड कर लो, फिर इसको कर लो, इन दोनों को कर लो, फिर इसके साथ इसको, क्या आएगा रिजल्ट, सेम आएगा। तो मैं कहूँगा मेरे पास तीन वेक्टर होंगे, हो गए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट होगा आर। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, तो मैं कहूँगा मैं इन दोनों को भी ऐड, पहले इन दोनों को ऐड कर लूँ ऐसे, जैसे मैंने पॉलीगन लोगो लगाया था, एक्स बाई जेड डब्ल्यू। तो मैं कहूँगा इन, ऐसे बोल सकता हूँ, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो क्या होगा, एक्स वाई जेड में ट्रायंगल लगेगा, R1 वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नंबर 1 डन। फिर मैं कहूँगा अब एक्स जेड डब्ल्यू, इन ट्रायंगल एक्स जेड डब्ल्यू। तो इसमें आर वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल, किसके वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आर वेक्टर किसके हो जाएगा, पहले हमने दो को ऐड कर लिया था, तो इन दो को पहले ऐड किया है, तो ऐसे ब्रैकेट में करके शो कर दिया, हो गया है दूसरा। अब देखो मैंने ऐसे भी ऐड किया और मैं इनको ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ। पहले रिजल्टेंट मैं इन दोनों का ले लूँ, फिर ए के साथ ऐड कर दूँ, देखो ऐसे। वही है तीनों वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये क्या हो गया भाई, आर वेक्टर। तो मैं कहूँगा अब मैं क्या ले रहा हूँ, पहले इनको ऐड कर दिया, और ये हो गया अपना R1 वेक्टर एक्स बाई जेड डब्ल्यू। तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल बाई जेड डब्ल्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही R1 वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में और तीसरा अपोजिट, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये थर्ड, दो तो यहाँ तक हो गए, ये थर्ड। अब अगेन दोबारा इसमें लगाएंगे ट्रायंगल लो। तो मैं कहूँगा
इन ट्रायंगल एक्स बाई डब्ल्यू। तो क्या होगा एक्स बाई डब्ल्यू में आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस आर वन वेक्टर और फ्रॉम इक्वेशन। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया तो शो करने के लिए क्या कर दूंगा, इन दोनों पर ऐसे ब्रैकेट लगा दूँ और ये हो गई 4। तो देखो रिजल्टेंट तो दोनों का वही है, तो रिजल्टेंट दोनों का क्या कर देंगे सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये पहले ऐड कर लिया, प्लस सी वेक्टर और इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म्स पहले, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। तो आपको याद रखना है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किसको फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को क्या करते हैं फॉलो करते हैं। अब है इसके कुछ स्पेशल केस, क्या है कुछ स्पेशल केस हैं किसके, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के, ठीक है। तो देखते हैं, अब कर दें इसको। इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है फिर। देखिए स्पेशल केस, फर्स्ट अगर मैं कहूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है 0 डिग्री, इट मीन्स ऐसे बोल सकता हूँ थीटा इक्वल 0 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है 0 डिग्री, तब इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो मैं कहूँगा आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 0 डिग्री। तो मैं कहूँगा आर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इससे हट जाएगा तो आर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और इसको बोला जाता है मैक्सिमम रिजल्टेंट। क्या बोला जाएगा आर मैक्सिमम। ये पहला केस। दूसरा है अगर थीटा क्या हो 180 डिग्री, क्या हो 180 डिग्री, दूसरा केस। ये फर्स्ट था, ये दूसरा है। इसमें थीटा क्या था 0 डिग्री, अब दूसरा 180, तो वही आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। तो 180 की वैल्यू कितनी होती है कॉस की, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी, -1, तो -1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2ab, तो आर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे ही कट गया, तो आर क्या आ गया a माइनस बी, और इसको माना जाता है। याद रखना यहाँ a की वैल्यू b से क्या है बड़ी है, हमेशा बड़े वाले में से छोटा क्या करना है माइनस करना है 180 वाले केस में। ओके, a की वैल्यू क्या है b से बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो मैं कहूँ आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 0, तो आर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
डन। तो अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि दो वेक्टरों को अगर उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए तो क्या होगा, उन दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड को, मिनिमम चाहिए तो बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दो। ओके, और 90 डिग्री पे ये केस होता है, सिंपल। ओके, अब बात ये है, यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, अगर दो वेक्टरों को ऐड किया जाएगा तो एक रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में होगा। तो देखते हैं इसको, लिखते हैं कैसे, ये छाप लिया होगा आपने। ये आपको याद रखना है जो मैं बताने वाला हूँ। देख क्या बताने वाला, मैंने कहा कि दो वेक्टरों का रिजल्टेंट होगा, वो आपको पता है मिनिमम से बड़ा होगा या बराबर होगा, और मैक्सिमम से छोटा होगा या बराबर होगा, ऐसे ही तो होगा। और आपको पता है मिनिमम a माइनस बी और मैक्सिमम a प्लस बी, ये होगा रिजल्ट। और यहाँ याद रखना a का मान b से, ये कंडीशन है, ये आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए। न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त क्या आएगा का। तो ये आपके हो गए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तीनों वीडियो में ख़त्म। पहले में ट्रायंगल लॉ, दूसरे में पैरेललोग्राम, तीसरे में पॉलीगन लॉ और इसके कुछ पॉइंट्स और स्पेशल केसेज। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन, देखते रहे धाकड़ फिजिक्स पर। ओके, इजी वे में, बिल्कुल फिजिक्स बिल्कुल इजी वे में।